हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम बात करेंगे ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण। ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है, इनकी बात करेंगे आज हम। ऐसे कारक देखेंगे जो गैस के अधिशोषण में वृद्धि कर सकते हैं या जिनके कारण गैस के अधिशोषण को कम किया जा सकता है। देखो, हमने पढ़ा है कि गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण हो जाता है। अब इस अधिशोषण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ कौन कौन से कारक देखेंगे हम। देखो, एक तो गैस की प्रकृति, दूसरा अधिशोषक, तीसरा अधिशोषक का सक्रियण, चौथा ताप और पांचवा दाब, प्रेशर। ठीक है, ये सभी कारक गैस के अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, अधिशोषक यानी एडजॉर्बेंट, अधिशोषक का सक्रियण यानी एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये सभी कारक हैं, ये सभी फैक्टर्स हैं जो गैस के अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। पहला देखते हैं हम गैस की प्रकृति। देखो, गैस की प्रकृति से क्या मतलब है। अधिशोषक की सतह पर सभी गैसों का अधिशोषण हो सकता है, लेकिन किसी गैस का अधिशोषण कम होता है, किसी गैस का अधिशोषण ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिशोषण सभी गैसों का होगा, लेकिन किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। अब कम किसका होगा, ज़्यादा किसका होगा, ये निर्भर करता है गैस के क्रांतिक ताप पर और गैस के द्रवीकरण पर। ऐसी गैसें जिनका द्रवीकरण सरलता से हो जाता है, उनका अधिशोषण भी आसानी से हो जाता है। और द्रवीकरण कौन सी गैसों का सरलता से होता है, जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है। यानी गैस का अधिशोषण बढ़ता है कब, जब गैस का द्रवीकरण बढ़ेगा। ठीक है, गैस का अधिशोषण गैस के द्रवीकरण के क्या है, समानुपाती। और गैस का द्रवीकरण समानुपाती होता है किसके, क्रांतिक ताप। ठीक है, गैस का क्रांतिक ताप ज़्यादा है तो उसका द्रवीकरण आसानी से हो जाएगा, और द्रवीकरण आसानी से हो जाएगा तो उसका अधिशोषण ज़्यादा होगा। ठीक है, क्रांतिक ताप क्या होता है पता है ना, मैं 11th में पढ़ा है हमने क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण नहीं होता है। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण नहीं हो सकता, उसे कौन सा ताप कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। और जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा, उसका द्रवीकरण उतनी ही सरलता से होगा, और जिसका द्रवीकरण जितनी सरलता से होगा, उसका अधिशोषण भी सरलता से होगा। मान लीजिए दो गैस है हमारे पास, एक गैस है ए, एक गैस है बी। मान लेते हैं एक गैस का क्रांतिक ताप है 90 केल्विन और एक का क्रांतिक ताप है 110 केल्विन। ये क्या है, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप को TC से लिख देते हैं। तो कौन सी गैस का अधिशोषण जल्दी होगा, ठीक है, बताओ। मैंने क्या कहा, गैस का अधिशोषण गैस के द्रवीकरण के समानुपाती है और गैस का अधिशोषण क्रांतिक ताप के समानुपाती है। तो क्रांतिक ताप किसका ज़्यादा है, बी का 110 केल्विन। तो जिसका भी क्रांतिक ताप ज़्यादा होगा ना, उसका अधिशोषण जल्दी होगा। क्लियर हो गई बात, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा कारक अधिशोषक। दूसरा कारक क्या है, अधिशोषक। एडजॉर्बेंट। देखो, अधिशोषक
की सतह, अधिशोषक की पृष्ठीय सतह या पृष्ठीय क्षेत्रफल इंक्रीज होता है तो अधिशोषण भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल इंक्रीज होगा तो अधिशोषण इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखेंगे। और अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कब इंक्रीज होता है? जब उसका बारीक पाउडर बना दिया जाए। जितने ज़्यादा छोटे टुकड़े होंगे अधिशोषक के, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अधिशोषण उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, अधिशोषक की सतह खुरदरी होने पर भी, अधिशोषक की सतह सैरंध्र होने पर भी अधिशोषण अधिक होता है। ठीक है, तो ऐसे अधिशोषक जिनमें रंध्र होते हैं, सैरंध्र अधिशोषक, और बारीक अधिशोषक पर अधिशोषण अधिक होता है। ठीक है, सैरंध्र और बारीक अधिशोषक पर अधिशोषण क्या होगा? ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अधिशोषक का सक्रियण, अधिशोषक का सक्रियण से क्या तात्पर्य है? देखो, अधिशोषक का सक्रियण कर दें, अधिशोषक के अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाना। अधिशोषक का सक्रियण से क्या मतलब है? अधिशोषक के अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाना ही क्या है? अधिशोषक का सक्रियण। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं अपन अधिशोषक को? किस तरह उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी क्षमता को? एक तो हम उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कर दें। क्या करके? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करके। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करके। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे करेंगे? बारीक पाउडर बना करके। अगर अधिशोषक का बारीक पाउडर बना दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ जाएगी, यानी अधिशोषण ज़्यादा होगा। दूसरा हम कर सकते हैं उसकी सतह को खुरदरा बना करके। सतह को खुरदरा बनाकर, कोई धात्विक अधिशोषक है तो उसकी सतह को यांत्रिक विधि से खुरदरा बना देते हैं। खुरदरा करने पर उसकी सतह पर अधिशोषण ज़्यादा होता है। और तीसरा, अगर अधिशोषक की सतह पर पहले से ही कोई दूसरा पदार्थ अधिशोषित है, यानी कोई अशुद्धि पहले से ही उपस्थित है उसकी सतह पर, उसको हटा दिया जाए तो भी अधिशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। तो सतह से अशुद्धियों को हटाकर सतह से अशुद्धि को हटाकर, ठीक है। तो अधिशोषक का सक्रियण तीन तरह से कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करके, यानी बारीक चूर्ण बनाकर, धात्विक अधिशोषक की सतह को यांत्रिक विधि से खुरदरा करके, और सतह पर पहले से उपस्थित अशुद्धियों को हटा करके क्या कर सकते हैं अपन? अधिशोषक की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक। चौथा कारक क्या है? ताप, टेम्परेचर। देखो, ताप जो है वो अधिशोषण को किस प्रकार प्रभावित करता है? ताप में वृद्धि करते हैं। अब हमने देखा दो तरह के अधिशोषण होते हैं, एक तो भौतिक अधिशोषण होता है और एक रासायनिक अधिशोषण होता है। तो भौतिक अधिशोषण जो है ना, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भौतिक अधिशोषण जो है ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ताप में वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण में कमी आती है। ताप में वृद्धि करेंगे, भौतिक अधिशोषण में क्या आएगी? कमी आती है। ये ध्यान रखेंगे। देखो, भौतिक अधिशोषण के लिए ग्राफ खींचे हम, किस किस के बीच? x/m और t के बीच। यहाँ x/m का मतलब है इकाई द्रव्यमान के अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की मात्रा। यहाँ x का मतलब तो है अधिशोष्य,
अधिशोष्य की मात्रा यानी एडजोर्बेट का अमाउंट, और m का मतलब है अधिशोषक की मात्रा या द्रव्यमान। ठीक है, अधिशोषक का द्रव्यमान तो है m और अधिशोष्यक का द्रव्यमान है x। तो x अपॉन m ये अधिशोषण की मात्रा हो गई, या m की वैल्यू 1 कर दें तो इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा। ठीक, तो x अपॉन m और t के बीच में ग्राफ खींचें, किसके लिए? फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। तो इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ आता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो x अपॉन m क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, अधिशोषण की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगर रासायनिक एडजॉर्प्शन की बात करें, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, तो ताप में वृद्धि करने पर प्रारंभ में, शुरुआत में, तो एडजॉर्प्शन की मात्रा यानी अधिशोषण की मात्रा यानी x अपॉन m क्या होता है? इंक्रीज होता है प्रारंभ में। ये तो था फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो पहले तो क्या होता है? ये इंक्रीज होता है एक निश्चित ताप तक तो, और उसके बाद में क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है। इस तरह का ग्राफ आता है किसके लिए? रासायनिक अधिशोषण के लिए, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। समझ में आ गई बात? x अपॉन m प्रारंभ में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और एक निश्चित ताप के बाद डिक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ दाब क्या रहेगा? स्थिर। ये दोनों ग्राफ किस पर हैं? स्थिर दाब पर। यहाँ पर भी दाब क्या है? स्थिर है। स्थिर दाब पर हैं दोनों ही ग्राफ। ये किसके लिए है? भौतिक अधिशोषण के लिए। और ये किसके लिए है? रासायनिक अधिशोषण के लिए। समझ में आ गई बात? तो रासायनिक अधिशोषण के लिए तो इस तरह का ग्राफ आएगा, और भौतिक अधिशोषण के लिए इस तरह का ग्राफ है। दोनों ही ग्राफ स्थिर दाब पर हैं। इनको बोलते हैं आइसोबार। जब दाब स्थिर कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे आइसोबार। तो ये आइसोबार x अपॉन m और t के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं स्थिर दाब पर। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ताप में वृद्धि करेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन घटता है, केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ता है, फिर एक निश्चित ताप के बाद घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको नोट करें आप अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट कारक कौन है? अगला कारक कौन है? दाब। कौन है? दाब। देखो, दाब में वृद्धि करने पर गैस के अधिशोषण में वृद्धि होती है। दाब में वृद्धि करने पर गैस के अधिशोषण में वृद्धि होगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर क्या करते हैं? अधिशोषण की मात्रा x अपॉन m, अधिशोषण की मात्रा x अपॉन m, और दाब के बीच में क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं ताप स्थिर करके। ठीक है, x अपॉन m और p के बीच में ग्राफ खींचेंगे स्थिर ताप पर, तो इस तरह का ग्राफ आता है। इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, x अपॉन m इंक्रीज हो रहा है दाब में वृद्धि करने पर, लेकिन एक निश्चित दाब पर आगे जाकर के उच्च दाब पर ये क्या हो जाता है? ग्राफ सीधा हो गया इस तरह, यानी क्या हो गया? उच्च दाब पर x अपॉन m स्थिर हो जाता है। इसको बोलते हैं संतृप्ति दाब, PS। ठीक है, दाब बढ़ा रहे हैं
एक्स अपॉन एम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उच्च दाब पर ये कांस्टेंट हो जाता है। ये इस तरह सीधी रेखा आगे की तरफ जाएगी, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद दाब में अगर वृद्धि करते हैं तो एक्स अपॉन एम में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। स्थिर ताप पर जो वक्र खींचेगा इसको बोलते हैं समतापी वक्र। क्या कहते हैं इस वक्र को, समतापी वक्र, इसको बोलते हैं समतापी। क्लियर, समझ में आ गई। दाब में वृद्धि करते हैं अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन उच्च दाब पर यह क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उसके बाद में दाब बढ़ाने पर भी अधिशोषण में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, और सभी कारक समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखेंगे हम समतापी, फ्राइडलिक समतापी की बात करेंगे। फ्राइडलिक समतापी, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी। फ्राइडलिक ने स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा x अपॉन m और दाब P के मध्य खींचे गए वक्र का अध्ययन किया था, जिसको बोलते हैं फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी। ठीक है, x अपॉन m और दाब P के बीच में वक्र खींचते हैं स्थिर ताप पर। x अपॉन m और दाब P के बीच में ग्राफ खींचते हैं। x का मतलब मैंने बताया, x क्या है यहाँ पर, अधिशोष्य का द्रव्यमान, m क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, तो x अपॉन m और दाब P के बीच में ग्राफ खींचा, तो ये इस तरह का ग्राफ आता है। इस ग्राफ का अध्ययन किया था किसने, फ्राइडलिक ने, इसलिए इसको बोलते हैं फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी। ये स्थिर ताप पर खींचा गया ग्राफ है। ताप क्या होता है यहाँ पर, स्थिर, और जो स्थिर ताप पर वक्र होता है, स्थिर ताप पर जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं समतापी। क्या बोलते हैं, समतापी। और फ्राइडलिक ने इसका क्या किया था, अध्ययन किया था, इस पर स्टडी की थी इसने। अब देखो फ्राइडलिक ने क्या बताया, ये जो ग्राफ है ना, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। ये जो ग्राफ खींचा गया है इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। तो फ्राइडलिक ने इसको 3 भागों में बांटा, एक निम्न दाब पर, एक मध्यम दाब पर और एक उच्च दाब पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया मध्यम, और ये हो गया उच्च दाब। ये तो कौन सा दाब हो गया, निम्न दाब। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मध्यम दाब, यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया उच्च दाब। ठीक है, तो इस ग्राफ को 3 भागों में बांट दिया, निम्न दाब, मध्यम दाब और उच्च दाब पर। निम्न दाब पर देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये रेखा क्या आ रही है, सीधी रेखा आ रही है ये। ठीक है, कैसी रेखा आ जा रही है, ये सीधी। और सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ, x अपॉन m P के क्या हो गया, समानुपाती। ठीक है, तो निम्न दाब पर x अपॉन m P के समानुपाती होता है। निम्न दाब पर x अपॉन m समानुपाती है किसके, P के। x अपॉन m समानुपाती है किसके, P के। x अपॉन m समानुपाती P है निम्न दाब पर, सीधी रेखा जा रही है। यह हम कह सकते हैं x अपॉन m, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ गया k P, यानी x अपॉन m बराबर हो गया k P। कब, जब दाब क्या है, कम है तो। क्लियर। उच्च दाब पर
उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर जब दाब उच्च है तो ये रेखा क्या हो गई, सीधी हो गई, यानी इसके समांतर हो गई, एक्स अक्ष के समांतर हो गई, सीधी हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स अपॉन एम कॉन्स्टेंट हो गया। यानी दाब को इंक्रीज करते हैं तो एक्स अपॉन एम इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी उच्च दाब पर एक्स अपॉन एम दाब पर निर्भर नहीं करता है। उच्च दाब पर एक्स अपॉन एम दाब पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब पी पर घात कितनी आएगी, 0। एक्स अपॉन एम समानुपाती पी पर घात 0। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उच्च दाब पर एक्स अपॉन एम पी पर घात 0 के समानुपाती हो गया, यानी एक्स अपॉन एम दाब पर डिपेंड नहीं करेगा। या हम कह सकते हैं बराबर के पी पर घात 0। और p पर घात 0 का मतलब क्या होता है, किसी संख्या पर घात 0 आ गई तो उसका मतलब क्या होगा, p पर घात 0 का मतलब 1। तो x अपॉन एम बराबर क्या हो गया, k, और k का मतलब कांस्टेंट है। ठीक, तो x अपॉन एम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। x अपॉन एम कांस्टेंट है कब, जब दाब उच्च है। ठीक है, और तीसरी बात क्या, मध्यम दाब पर, बीच में, यहां से यहां तक। x अपॉन एम समानुपाती, मध्यम दाब पर x अपॉन एम समानुपाती होगा p पर घात 1/n, p पर घात 1/n के। x अपॉन एम समानुपाती है p पर घात 1/n। घात 1/n होगी कब, जब दाब मध्यम है तो, क्योंकि इस तरह का ग्राफ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, या हम कह सकते हैं x अपॉन एम बराबर k p पर घात 1/n। ठीक, यहां n जो है, n बराबर होगा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ जो n की वैल्यू है यहाँ पर 1 से इनफाइनाइट है, ठीक, अनंत तक है, 1 से लेकर के अनंत तक होगी किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। ठीक है, अगर दाब निम्न है तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1। कम दाब है तो n की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई तो क्या हो जाएगा, 1/1 का मतलब 1, यानी x अपॉन एम समानुपाती हो गया p के। x अपॉन एम बराबर हो गया k p के। कब, जब n की वैल्यू कितनी है, 1। और जब n की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, अनंत हो गई। जब n की वैल्यू अनंत हो गई तो 1/n अनंत कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी p पर घात 0 होगी। समझ रहे हो बात को। निम्न दाब पर तो है n की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए x अपॉन एम बराबर के पी के हो गया। और उच्च दाब पर n की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट होती है उच्च दाब पर। इनफाइनाइट होगी तो क्या होगा, या n की जगह इनफाइनाइट आएगा तो 1/अनंत, और 1/अनंत की वैल्यू होती है 0। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, निम्न दाब पर n बराबर होता है 1 और उच्च दाब पर n बराबर होता है अनंत। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, और कुछ बिल्कुल सरल है। तो ये है फ्रायन-लीक अधिशोषण समतापी। अब ये जो इक्वेशन आई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इस इक्वेशन को बोल सकते हैं हम फ्रायन-लीक अधिशोषण समतापी समीकरण। इसका लॉग ले लेते हैं, इस इक्वेशन का क्या ले लेते हैं, लॉग। लॉग फॉर्म में लिख दें इसको, तो लॉग ले लें। समीकरण 1 का क्या लेते हैं, लॉग। तो क्या हो जाएगा इसका लॉग, x अपॉन एम का लॉग x अपॉन एम, यही हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, लॉग के। लॉग लेना आता है ना सबको, लॉग के। और ये गुणा में है p 1/n, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस
ठीक है। और ये जो घात होती है वो आगे आ जाती है गुणा में, तो 1/n log p ये आ जाएगा इसका log लेने पर, ठीक है। log x/m log k यहाँ आ जाएगा log लेने पर प्लस, और ये घात आ जाएंगे गुणा में, तो 1/n log p। तो ये आ गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को ही हमने log फॉर्म में इस तरह लिख दिया है। अब इसके लिए हम ग्राफ खींचें, इस log फॉर्म की जो इक्वेशन आई है इससे ग्राफ खींचेंगे। ये इक्वेशन आपको कैसी इक्वेशन लग रही है? कैसी इक्वेशन है ये? y बराबर mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है। देखो ये तो हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x और ये हो गया c, ठीक है। तो ये हो गई y बराबर mx प्लस c टाइप की इक्वेशन हो गई। और y बराबर mx प्लस c टाइप की इक्वेशन होती है तो कैसी रेखा आएगी? एक सरल रेखा आएगी, सीधी रेखा आएगी। तो y अक्ष पर तो क्या लेंगे हम? log x/m, ठीक है। x अक्ष पर क्या लेंगे? log p, ठीक। और ये जो c है ये क्या होगा? क्या है ये? अंतःखंड, इंटरसेप्शन, जहां ये रेखा y अक्ष को काटेगी वो क्या है? log k। तो ये रेखा यहां पर काटेगी, ये इस तरह का ग्राफ आएगा इसके लिए, इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा log x log k, ये जो इंटरसेप्ट है ये तो आ गया log k के बराबर। और इसका जो ढाल है, इसका जो ढाल यानी स्लोप, वो किसके बराबर आ जाएगा? 1/n। ये तो पता है ना सबको, ठीक है। इस तरह की जब इक्वेशन आती है तो y अक्ष पर जो है वो y पे, x अक्ष पर यह आ गया, और इसके गुणा में जो है ना यहाँ 1/n है तो वो इसका स्लोप हो गया, और प्लस c जो है ना वो होता है अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट, जो y अक्ष पर काटता है। अंतःखंड का मतलब अक्ष, y अक्ष पर जहाँ काटेगा वो log k है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है? log k। इस तरह का ग्राफ आएगा log x/m और log p के बीच में। ये ग्राफ हमें पता होना चाहिए। तो समझ में आ गया फ्राइनलिक अधिशोषण समता। क्लियर? ये ध्यान रखनी है आपको इक्वेशन, इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का मतलब क्या है कि विलयन है और विलयन के अंदर किसी ठोस अधिशोषक को हम डाल दें तो विलयन में उपस्थित जो विलय है वो ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाएगा और उसको हम अलग कर लेंगे किससे? विलायक से। समझ गए? जैसे चारकोल, जंतु चारकोल है, जानतव चारकोल है, उसको शर्करा के विलयन में रख देते हैं तो शर्करा के विलयन में जो रंजक के कण होते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, चारकोल पर अधिशोषित हो जाती हैं। ठीक है? केवल अशुद्धियां और रंजक के कण हैं वो चारकोल पर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे, उनको अलग कर देंगे। तो इस तरह विलयन में उपस्थित किसी भी पदार्थ का अधिशोषण किया जा सकता है। जैसे चारकोल को लिटमस या चारकोल को रंजक के विलयन में रख देते हैं तो रंजक के कण चारकोल पर अधिशोषित हो जाएंगे।
केवल रंजक के कारण। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित किसी भी पदार्थ का अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण हो जाता है, इसको बोलते हैं विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। देखो, जब विलयन प्रावस्था में अधिशोषण होता है तो उसके लिए भी हम फ्राइनलिक अधिशोषण समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ जो हमने समीकरण लिखी थी x/m बराबर k p पर घात 1/n, ठीक है। लेकिन यदि विलयन प्रावस्था की बात करते हैं, विलयन होने पर या विलयन प्रावस्था होने पर यहाँ P की जगह आ जाएगा C का मतलब सांद्रता, क्योंकि विलयन की क्या होती है, सांद्रता। तो यहाँ P की जगह C लेंगे, बस हम इतना ही ध्यान रखेंगे। अगर विलयन प्रावस्था है तो दाब P की जगह क्या आ जाएगा, सांद्रता C आ जाएगी। और लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, log x/m बराबर log k प्लस 1/n log c, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो विलयन प्रावस्था के लिए फ्राइनलिक अधिशोषण समतापी समीकरण ये होती है, हमें पता होनी चाहिए, ये ध्यान होनी चाहिए समीकरण। समझ में आ गई बात?